नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। फर्जी डिग्री, फेक सिलेक्शन, फेक एडजस्टमेंट, नॉन एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर्स। जी हाँ, ये कोई जुमला नहीं बल्कि वास्तविकता है और आज लंबे समय से हरियाणा के क्षितिज पर ये सारे शब्द तैर रहे हैं। बल्कि मैं यूं कहूं कि शिक्षा जगत में ये शब्द छाए हुए हैं। हायर एजुकेशन की दृष्टि से वास्तव में ये एक ब्लैक स्पॉट की तरह से तैर रहे हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं यहाँ के राजनीतिक हस्तियों से, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से और जो एकेडमिक सेटअप है उनसे भी ये सवाल पूछ रहे हैं और उत्तर जानना चाहते हैं कि आखिर इसे कब दुरुस्त किया जाएगा। और इसको लेकर संघर्षरत है जो एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर्स एसोसिएशन है, वो लोग लंबे समय से संघर्षरत हैं, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। कोर्ट में भी मुद्दा गया है, अब तक न्याय नहीं मिला है। और आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि जो फर्जीवाड़ा हुआ है एलिजिबल एक्सटेंशन लेक्चरर्स को लेकर के, जिसमें ज़्यादातर नॉन एलिजिबल लोगों की भर्ती कर दी गई है और उनके वेतन में भी उनके काफ़ी ज़्यादा इन्हेंसमेंट कर दी गई है। ना तो यूजीसी के नॉर्म्स का पालन किया गया, ना हरियाणा सरकार ने जो पहले कुछ नॉर्म्स तय किए थे उसका अनुपालन किया गया है। तो राजनीति, प्रशासन और शिक्षा जगत के लोग तीनों ने मिलकर ऐसा घालमेल किया कि हरियाणा में शिक्षा की गुणवत्ता ऑसिलेट करती है, पेंडुलम की तरह वो दोलन की स्थिति में है। और इसको लेकर जो एलिजिबल लोग हैं आज सड़कों पर उतरे हुए हैं और उन्होंने 21 मार्च को काला दिवस घोषित किया है। संभवतः आशंका ऐसी जताई जा रही है कि वो सभी लोग चंडीगढ़ पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव भी करेंगे। बहरहाल हम अब बहस की ओर चलते हैं। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ कई गेस्ट प्रमुख जुड़े हुए हैं अलग अलग क्षेत्रों से। सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं कुमार मधुकर जी, जो चंडीगढ़ से हैं और चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के चीफ एडिटर हैं। कुमार मधुकर जी, आपका स्वागत है आज इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर हैं और आप प्रवक्ता भी रहे हैं और हरियाणा सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के मीडिया कोऑर्डिनेटर भी, मीडिया एडवाइजर भी रहे हैं, अशोक भुवानीवाला जी, आपका भी स्वागत है द पब्लिक वर्ड पर। हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष सप्रा हैं जो शिक्षा जगत से नाता रखते हैं, लंबे समय तक लोगों को आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना बड़ा योगदान दिया है। और आज ऐसा कहा जा रहा है कि जो एलिजिबल लोग हैं उनको स्थापित करने की दृष्टि से जो आंदोलन चलाए जा रहे हैं उसके मुख्य सूत्रधार हैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा। हमारे साथ डॉक्टर दीपक रोहिला हैं जो हरियाणा एस्पायरिंग असिस्टेंट लेक्चरर एसोसिएशन से संबद्ध हैं और इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह जुझारू हैं, आंदोलनरत हैं और लगातार इस मुद्दे को सरकार पर या किसी दूसरे अन्य फोरम पर भी इसको उजागर करने में लगे हुए हैं और न्याय पाने की जुगत में लगे हुए हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में अशोक वर्मा जी जुड़ेंगे जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं साउथ हरियाणा से और वरिष्ठ एडवोकेट भी हैं। हमारे साथ कुलभूषण भारद्वाज जी जुड़े हुए हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुरुग्राम से। भारद्वाज साहब, आपका भी स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। मैं सबसे पहले, क्योंकि ये सब्जेक्ट क्या है हम अपने दर्शकों की दृष्टि से उसको समझना चाहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले मैं दीपक रोहिला जी को जाना चाहता हूँ, क्योंकि ये विषय सीधा सीधा उनसे जुड़ा हुआ है, उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है या उनके जैसे जो योग्य सुयोग्य जो लेक्चरर बन सकते हैं उनसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं उनसे जानना चाहता हूँ। दीपक रोहिला जी, थोड़ा सा ब्रीफली आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये मुद्दा क्या है और क्यों आज आप सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि आपको कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में होना चाहिए। नमस्कार सर, आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। सर, एक्चुअल में ये मुद्दा ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कॉलेजेस में बहुत कमी थी एक लेक्चरर की बहुत समय से, तो गवर्नमेंट ने क्या स्कीम लगाई कि आप एज ए एक्सटेंशन लेक्चरर इन्हें ले लीजिए ताकि उस टाइम के लिए जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उन्हें टीचर्स की कमी है, वही कमी पूरी हो जाए। उसके समर्थन में हम भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके साथ क्या हुआ, समय के साथ साथ उस टाइम इनके पास एलिजिबल कैंडिडेट नहीं थे कुछ जगह, और कुछ जगह क्या हुआ कि जो मैं सुभाष जी इंटरप्ट कर रहा हूँ।
तो बोल रहे हैं खाली वो अपना माइक खोल लें, बाकी सारे बंद कर दें ताकि आप सभी डिस्टर्बेंस से कम हो। रिक्वेस्ट है कि अपना माइक ऑफ करें, जब आप बोलने लगेंगे तब उसको आप फिर अनम्यूट कर देंगे, क्योंकि आवाज आ रही है। जी जी दीपक जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ जी सर। जी तो इसी दौरान कॉलेजेस में डिफरेंट एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगाए गए थे। जी तो उस भर्ती के दौरान भी क्या हुआ था सर, कुछ जगह क्या हुआ था कि उन्हें एलिजिबल कैंडिडेट नहीं मिल पाए, तो उन्हें मास्टर्स जो करके आए थे जस्ट उनको अपॉइंट किया, वो ठीक था। जी कुछ जगह क्या हुआ कि ये पूरी की पूरी अथॉरिटी प्रिंसिपल्स को दी गई थी कि प्रिंसिपल्स इन एक्सटेंशन लेक्चरर्स को अडॉप्ट करेंगे। तो जी वहीं से स्टार्ट हुआ जो भ्रष्टाचार, जिस वर्ड को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, घोटाला, जी वहीं से शुरू हुआ। क्या जी हुआ, प्रिंसिपल ने जो अपने नियर डियर वंस थे, जो अपने जानकार थे, या जो एलिजिबल, जहाँ कैंडिडेट एलिजिबल भी था और नॉन एलिजिबल, सिर्फ इस वजह से कि वो उसका जानकार था, तो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट को वहां पर रख लिया गया। जी तो इनको वहां पर एब्जॉर्ब किया गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे ये लगाए गए। उसके साथ क्या हुआ कि इन एक्सटेंशन लेक्चरर्स ने समय के साथ अपनी और मांगे भी उठाते रहे। इन्हें कहा कि उसके बाद कि हमें वन वन इक्वल वर्क इक्वल इनकम मिले, तो उसके कंडीशन के लिए इन्हें फिर से अपना विरोध प्रदर्शन किया। जी जी सफर साहब, आप अपने अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लें, आवाज आ रही है बहुत ज्यादा हमिंग की। आप अपने माइक थोड़ा सा, जी थोड़ा माइक म्यूट कर। जी हाँ दीपक जी, आप जारी रखिए। जी हाँ, तो सर इसी दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे एक्सटेंशन लेक्चर सिर्फ इस भाई भतीजावाद में लग गए और यहीं से भ्रष्टाचार शुरू हुआ। जी एक एक बात ये थी कि उस टाइम के लिए चलो ठीक था, बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्हें पढ़ा रहे थे, पर समय के साथ साथ एक प्रोविजन ये था कि टाइम के साथ आपको इंटरव्यू कंडक्ट करने हैं और आपको जो बेटर एलिजिबल कैंडिडेट मिलेगा जी उनसे इन्हें रिप्लेस करना है। तो जी इन्होंने देखा, उसी के केस में ये लोग कोर्ट में गए और स्टे ले आए कि हमारे इंटरव्यूज को बार बार रिप्लेस ना किया जाए, जी हमें कंटिन्यू रखा जाए। जी उसके बाद ये आए कि हमारी जो इनकम है, जो हमें सैलरी मिलती है, वो भी इक्वल की जाए जो भी रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर है उनके। जी उसमें भी हमें कोई एतराज नहीं था, ये पढ़ा रहे हैं, इक्वल वर्क कर रहे हैं, इक्वल पे लें, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एचपीएससी ने अनाउंस किया कि काफी टाइम से कॉलेजेस में रेगुलर भर्ती निकालनी थी। जी तो जैसे ही एचपीएससी ने अनाउंस किया कि हम कुछ 2200-2300 भर्तियां प्रोफेसर्स की निकालने वाले हैं, तो ये लोग फिर से सड़कों पे उतर आए, क्योंकि इनको रिप्लेसमेंट एक रेगुलर असिस्टेंट प्रोफेसर ही कर सकता था। जी तो इस दौरान जब ये नॉन एलिजिबल थे, जब लगे, तो इनने क्या किया कि उसी टाइम बहुत सारे लोगों ने फेक पीएचडियां करके अपने आप को एलिजिबल किया, कि जो कि एक यूजीसी का नॉर्म्स है आपकी, अगर आप कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं तो अगर आपका नेट नहीं और अगर आपके पास पीएचडी है तो आप पढ़ा सकते हैं कॉलेजेस जी में। तो अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि एक लेटर भी इशू हुआ था, एचपीएससी ने खुद इशू किया, जी जिसमें उसने 5 यूनिवर्सिटी को साफ साफ मार्क किया है। बेसिकली सभी यूनिवर्सिटीज ये अलवर से, राजस्थान से बिलोंग करती हैं, जी और इनके ऊपर शक जताया गया है कि इन लोगों ने अपनी जो फेक पीएचडीज प्रमोट किए हैं। जी और जब हमने सर डिफरेंट आरटीआईज लगाई, मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ हैं, जिसके अंदर हम देखते हैं कि यूजीसी का क्राइटेरिया है खुद की मिनिमम 3 साल आपको एक पीएचडी में लगाना पड़ता है। जी पर जब हमने कैंडिडेट्स को देखा तो ये मोस्टली कोई 2 साल में पीएचडी कराया, कोई अपना 3 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। जी और सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक होती है, यूजीसी का नॉर्म्स है कि जब आप पीएचडी करते हैं तो आपको एक कोर्स वर्क करना पड़ता है, और ये कोर्स वर्क क्या होता है कि एक रेगुलर कोर्स वर्क है, जिसमें आप इसे पार्ट टाइम नहीं कर सकते। यानी कि आपने, इन लोगों ने उसी टाइम कॉलेजेस में पढ़ाया, सैलरी विड्रॉ की गवर्नमेंट से, और सेम उसी टाइम इन्होंने क्या किया, उन्हीं यूनिवर्सिटियों से कोर्स वर्क किया, जी तो जो कि पॉसिबल नहीं है, एक बंदा 2 जगह प्रेजेंट था। जी तो इस टाइप से बहुत सारी खामियां इस प्रोसेस में हमें दिखी, जिसके विरोध में हमने अपना प्रदर्शन शुरू किया। जी अब मैं प्रोफेसर सुभाष सप्रा की ओर जा रहा हूं। सप्रा साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप अपने को अनम्यूट कर लें। जी 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 सवाल, जितनी बातचीत दीपक जी ने कही है उसमें से पहला मुद्दा उठता है फर्जी डिग्री का। कि आप प्रोफेसर रहे हैं, इतने लंबे समय तक आपने कॉलेज में बच्चों को पढ़ाया है, अब बहुत सारे बच्चे आपके पढ़ाए हुए आज विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हैं। क्या आप मानते हैं कि जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स की भर्ती की गई थी, जिसकी शुरुआत 2013 में यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में ही हो गई थी, क्या आपको लगता है कि वास्तव में फर्जी डिग्री के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं और वो योग्य लोग हैं? सभी साथियों को नमस्कार। जी मैं आई एम सुभाष सपड़ा। जी मैंने भी पिछले 32 साल जॉब करी है हरियाणा के 25 कॉलेजों में, चाहे वो सिरसा हो, रोहतक हो, गुड़गांव के 3 कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, जी या छोटे मोटे नरवाना है, तावड़ू, मतलब कई जगह मैंने जॉब करी है। जी
ये हमेशा कॉलेजों में टीचर्स की कमी रहती है। पहले 1986 में गवर्नमेंट ने एडहॉक टीचर लगाने शुरू किए, वो हटते नहीं। फिर इन्होंने 1991 में 89 डेज के लिए ले आए कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा एडहॉक तो हटते नहीं है। इन्होंने 89 डेज के लिए भाई चलो उनको बीच में ब्रेक दे के दे विल कंटिन्यू, नहीं हटाए गए। फिर इन्होंने गेस्ट टीचर लगाने शुरू किए, गेस्ट टीचर नहीं हटे। फिर इन्होंने कहा नहीं जी अब तो हम एक्सटेंशन लेक्चरर्स लगाएंगे, ये 2010-11 के आसपास। उन्होंने कहा जी ये हटते हैं नहीं, हम इनको 150 रुपए पर लेक्चर दे दिया जाएगा, 200 रुपए पर लेक्चर दिया जाएगा। फिर इन्होंने 2013 में, जून 2013 में इन्होंने 200 रुपए पर लेक्चर के हिसाब से इनको देने शुरू किए। लोग आना ही नहीं चाहते थे, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड जो खाली थे चलो आ गया, नहीं तो कोई आना नहीं चाहता था। 2013 में 200 रुपए पर हेड दिए जाते थे और बाद मैक्सिमम 1000 रुपीज डेली और महीने का 18,000 रुपये दिया जाता था। उस टाइम भी अच्छे जो कैंडिडेट्स नहीं आते थे, जो पीएचडी है नेट है, वो 18,000 रुपये नहीं लेना चाहते। फिर इन्होंने जब थोड़े से आ गए, भर्ती हो गई, उन्होंने प्रिंसिपल को बोला जी अपने आप लगा लो आप। प्रिंसिपल्स ने अपनी कमेटी, जो अपने जो बंदे होते हैं, जो अपने टीचर्स होते हैं, उनकी 2 दिन की कमेटी बना देते और फिर क्या वही अपॉइंट कर देते अपने नियर डियर्स को। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार। हेलो जी, आप नमन देखना बेटे, आवाज कट गई यार। आप हाँ जी, आप आपका कैमरा जी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू रखें जी। हेलो आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप कंटिन्यू रखें जी। उनकी आवाज। अच्छा जी, उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा थोड़ा सा एजिटेशन करना शुरू कर दिया जी। 2017 में इन्होंने मिली भगत करके डिपार्टमेंट से, मिनिस्टर से इन्होंने अपनी जो है ना सैलरी 18,000 रुपए से 25,000 रुपए करवा दी 2017 में जी। फिर इन्होंने 18,000 से 25,000 कर दी। फिर इन्होंने जब इलेक्शन था 2019 का, 19 के इलेक्शन से पहले फिर ये सड़कों पर उतर आए और 1-2 महीना पहले, इलेक्शन से पहले जो विधानसभा का चुनाव था जी, इन्होंने शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा जी थे, उनके पुतले जलाए, खट्टर साहब के पुतले जलाए, सड़कों में निकल गए। सप्रा साहब मेरा ये कहना था, मेरा सवाल ये है, ये तो ये हिस्ट्री, मैं बैकग्राउंड समझ गया, हमारे दर्शक समझ रहे हैं इस चीज को। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मेरी आवाज आ रही है जी? चलिए अभी जुड़ेंगे, शायद नेटवर्क इशू कुछ है। मैं अशोक वाला जी, आ रही है आवाज हमारी? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मेरी आवाज, आपकी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। मेरा सवाल आपसे है कि क्या ये मुद्दा, ये जो गड़बड़ियां हैं, खामियां हैं नियुक्ति में, एक्सटेंशन लेक्चरर्स को लेकर के, क्या ये 2013 में शुरू हो गई थी ये प्रक्रिया, और वही उन्हीं चीजों को अब वर्तमान सरकार ने भी कंटिन्यू किया? यस, इट वाज कंटिन्यू 2013 में, क्योंकि ज्यादा एम्प्लॉइज जो है ना, ज्यादा वैकेंसीज नहीं होती थी, नॉन एलिजिबल भी लग जाते थे। अब जब थोड़ी सी संख्या इनकी बढ़नी हो गई, ये हो गए 2300-2400 जी। उसके बाद असली जो फर्जीवाड़ा जो हुआ है वो 2013 के बाद से हुआ है ये। क्योंकि मेरा ये कहना है आप तो इस सिस्टम के पार्ट रहे हैं, लंबे समय तक कॉलेज में रहे हैं, 2013 के बाद भी आप लंबे समय तक आपने कॉलेज में सर्व किया है, तो क्या उस वक्त आपका अनुभव क्या कहता है कि क्या वाकई ये फर्जीवाड़ा इस तरह की नियुक्तियों में की स्थिति बनी है? क्या वाकई ये प्रक्रिया अपनाई गई है और नियमितता बढ़ी? 2014 में सर, आई वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द कमेटी जी। मैं द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। मैं उसका आपको बता देता हूँ, मेरे प्रिंसिपल थे आर.के. यादव, नाउ ही इज रिटायर्ड। उसने ये क्राइटेरिया बनाया जी, उसने कहा यार ये हमें ना अपॉइंट करने, अपने जितने भी अपने बंदे हैं अपॉइंट करने हैं जी। उसने क्राइटेरिया दिया जी, जो इंटरव्यू है जी उसके तो 25 नंबर, जो डेमो है उसके 10 नंबर जी, जो नेट पास है उसके 2 नंबर जी, और जो पीएचडी है उसको 3 नंबर देने हैं जी। यानी इंटरव्यू 25 नंबर और डेमो 10 नंबर, 25 × 10 35। अब आपने जिसको रखना है
उसको 35 में से 33 नंबर दे दो, 35 में से 32 नंबर दे दो, और जो पीएचडी वाला है उसको 10 नंबर दे दो। बेचारा जो पीएचडी जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो यूजीसी गाइडलाइंस है, जिसके लिए पीएचडी जरूरी है या नेट जरूरी है, उनको तो आप रख ही नहीं रहे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि जो इसकी प्रक्रिया, जो तौर तरीके अपनाए गए और जो मॉड्यूल अपनाया गया, उस मॉड्यूल में ही जानबूझ करके वैसा बनाया गया कि जिससे कि ये अपने ढंग के लोगों को या फिर अयोग्य लोगों की भर्ती वो कर पाए। भुवानी वाला जी आप सिस्टम के पार्ट रहे हैं। 100% जी भुवानी वाला जी आप सिस्टम के पार्ट रहे हैं, बहुत नजदीकी रहे हैं। एक वक्त आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के, और आज आप विपक्ष के पार्टी से संबद्ध हैं। क्या आपको लगता है कि ये प्रक्रिया वाकई उसी समय से आप आज आपको इस बात का एहसास होता है कि ये प्रक्रिया तभी से खामियों भरी थी और उसी को आगे चलाया जाता रहा? दूसरा सवाल आपसे। सभी को नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो सफरा साहब कह रहे हैं जी, ऐसा नहीं है। 2013 में नेट क्वालिफिकेशन का यूजीसी का नॉर्म्स नहीं था जी। ये नॉर्म्स 14 के बाद से शुरू हुआ। उससे पहले खाली पीएचडी और एमफिल के बच्चे ही लेक्चरर और के लिए अपॉइंट हो सकते थे जी। तो नेट क्वालिफिकेशन की जो जहाँ तक बात है वो 14 में शुरू हुआ जी। मैं एक कॉलेज चलाता हूँ भिवानी के अंदर जी। और हम लोगों को फेस करना पड़ता है कि हम जब एडिट निकालते हैं, यूजीसी नॉर्म्स के कैंडिडेट्स इनवाइट करते हैं तो मोर देन 90% जो कैंडिडेट हैं वो यूजीसी नॉर्म्स पूरा नहीं करते और ऐसे अनस्किल्ड बच्चे, अनस्किल्ड प्रोफेसर्स हम लोगों को अप्लाई करते हैं। अब अंग्रेजी का जो विषय है उसके अंदर हम लोगों को 12 लेक्चरर्स की आज भी आवश्यकता है और मैं 4 बार विज्ञापन दे चुका हूँ और 4 बार में जो हमारे पास एप्लीकेंट्स आ रहे हैं उनमें कोई भी नेट क्वालिफाइड बच्चा नहीं आ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जो हम लोगों की मजबूरी हो जाती है कि हमको पीजी रखना है और पीजी रख के हमने अपनी क्लासेस को चालू रखना है। वो सेम प्रॉब्लम गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में भी आती है। जब गवर्नमेंट भी इस तरह की लेक्चरर्स अपॉइंट करती है लेकिन फैसिलिटी सिर्फ इतनी मिल जाती है कि गवर्नमेंट के प्रोफेसर्स को पढ़ाना नहीं पड़ता, वो खाना पूर्ति करते हैं। हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर में खाना पूर्ति चलती नहीं है तो पढ़ाना पड़ता है। तो मेरा ये है जो सफरा साहब कह रहे हैं कुछ चीज़ें उसमें ठीक भी हैं कि हम लोग जो स्किल्ड प्रोफेसर्स हैं पहली बात तो तैयार नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट का ये फर्ज है कि हम स्किल्ड लेक्चरर्स को तैयार करें। अभी जैसे जेबीटी के अंदर आपने देखा होगा कि जेबीटी में गवर्नमेंट ने एक अपना टेस्ट लेना शुरू कर दिया है और अपना टेस्ट लेकर फिर उसको आगे वो परस्यू करती है। बिल्कुल, जो सीटीटी और एस्टेट की बात आप कर रहे हैं टीचर्स एलिजिबिलिटी। यस, इसी तरह का एक नॉर्म्स यहाँ भी लागू होना चाहिए। जो मेरे भाई अभी जो एजुटेशंस कर रहे हैं वो अपनी जगह ठीक है, कुछ इसमें स्किल्ड लोग होंगे जो एजुटेशन कर रहे हैं उनको अपना हक नहीं मिल रहा होगा, लेकिन इनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एजुटेशन कीजिए, हम लोग भी अपोजिशन होने के नाते आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जरूरी है कि हम लोग इन बच्चों को भी पढ़ाना चाहते हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको भी तो स्किल लेक्चरर की जरूरत है जी। लेकिन सवाल उठता है बुआने वाला जी कि क्या अगर बच्चों को पढ़ाना ठीक है, वो तो हमारी नेसेसिटी है एजुकेशन की, लेकिन क्या हम अनस्किल्ड लोगों को या फिर ऐसे नॉन एलिजिबल लोगों की भर्ती करेंगे तो जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है उसे तो हम बरकरार नहीं रख पाएंगे। दीपक रोहिला जी जैसे अशोक वानीवाला जी ने कहा, और ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अक्सर जब आप किसी भी क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें अनस्किल्ड ज्यादातर लोग आज इंडिया में हैं और ये एक बड़ी समस्या है। तो क्या आप मानते हैं, क्योंकि आप जिस एसोसिएशन से संबद्ध हैं और जिस लेवल में आपने एजुकेशन हासिल की है, क्या आपको लगता है कि स्किल्ड टीचर या स्किल्ड लेक्चरर आज उपलब्ध नहीं है हरियाणा में? सर एक्चुअली जो मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये कमी थी कि स्किल्ड उनको नहीं मिल पाया, किसी रीजन से उन्हें नहीं रखा गया। पर अगर आज बात करें, जैसे मैं आज से 5 साल पहले की बात करूं तो मैं जस्ट एमएससी था, तो मैंने ऑप्ट किया कि मैं पीएचडी करूंगा, फर्दर एजुकेशन के लिए जाऊंगा और एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए
कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए मैं पीएचडी करके आऊंगा। मीनवाइल उसी दौरान क्या हुआ कि उन लोगों ने कॉलेजेस को ज्वाइन कर लिया, उनने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया उस टाइम में। पर अगर आज की डेट में अगर हम बात करें तो बहुत सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। अगर मैं, क्योंकि हम सभी यूनिवर्सिटी से हमने रिसर्च स्कॉलर्स को इकट्ठा किया, चाहे वो एमडीयू हो, कुरुक्षेत्र हो या जीजेयू यूनिवर्सिटी हो, तो वहां पर इतना बड़ा पूल एक खाली पड़ा है। जिन बच्चों को जो एलिजिबल है पूरी तरह से, उनको मौका ही नहीं मिल पा रहा है क्योंकि नौकरी नहीं है। दूसरी बात क्या थी कि सर हम किसी के लिए अपोज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि जो एचपीएससी है वो पोस्ट निकाले, एग्जाम ले, ठीक है। अगर वो भी पढ़ा रहे हैं तो ऐसा ही है कि वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड हुए क्योंकि वो इतने समय से पढ़ा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एचपीएससी एग्जाम निकालें, वो भी एग्जाम में फाइट करें, इंटरव्यू में जो उनके मार्क्स बनते हैं एक्सपीरियंस के वो उन्हें दिए जाएं, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उन्हें सर्व किया है। बिल्कुल ठीक बात है, ये आपकी बिल्कुल व्यावहारिक बात है। कुमार मधुकर जी, आप चंडीगढ़ मुख्यालय में हैं और लगातार पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एस्टेब्लिशमेंट पर आपकी नजर रहती है इस मामले में, क्योंकि ये पंचकुला भी पहुंचे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, आंदोलन किया है, हायर एजुकेशन के सामने उन्होंने जाकर रिप्रेजेंटेशन भी दिया है पिछले सप्ताह में, 2-3 सप्ताह पीछे की बात है। तो क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर संवेदनशील है? क्योंकि अभी विधानसभा भी जारी है, बैठक चल रही है और इसमें जैसा कि इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि 21 मार्च को संभवतः ब्लैक डे की बात इन्होंने कही है और विधानसभा के पास भी ये लोग जाएंगे। आपको लगता है कि सरकार संवेदनशील है इस मामले को लेकर, और एचपीएससी के द्वारा क्यों नहीं इस प्रकार की भर्ती कराने की सोच रही सरकार? देखिए, जहां तक हम लोग समझ पा रहे हैं, खाता ना वही जो कोई कुछ कह दे वही सही वाली स्थिति आज के समय में। सपरा जी ने अपनी बात कही, बुआनीवाला जी ने अपनी बात कही, आपने भी अपनी बात की, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है कि यहाँ पे गोबर गणेश बैठे हैं। गोबर गणेश जो चाहते हैं वो करते हैं, चाहे उसमें ट्रेंड टीचर हो अनट्रेंड हो, उससे उसका कोई वास्ता नहीं। हम लोग बिहार में सुनते थे कि बिहार में 10th और 12th पास कर गए और ऐसे ऐसे टॉपर हो गए। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि अधिकतर वहां तो 10वीं 11वीं में है, लेकिन आईएएस आईपीएस की संख्या मुझे लगता है उधर से ही है जहां पे ये आरोप लगते हैं, बिहार और यूपी पे। यहाँ पे एक अगर सरकार के पास अगर कुछ कहने के लिए है तो वो ये है कि हमने ओलंपिक में ये ले आए, हमने वहां से ये सिल्ड ले आए। अरे पढ़ाई में आपने क्या किया भाई? पढ़ाई में अभी जैसे सपरा जी ने भी कहा, और इसमें एसोसिएशन का भी बहुत बड़ा रोल है, इनका बहुत बड़ा गेम है कि मैं जितने भी एसोसिएशन के लोगों से, प्रधान हो, सेक्रेटरी हो, क्या हो, हमारे तंत्र को फेल करने वाला ये एसोसिएशन के प्रधान, जो पहले के प्रधान, आज की बात मैं नहीं कह रहा, आज भी लगभग वही स्थिति है, और सरकार, इन दोनों की मिली भगत से के कारण कई डिपार्टमेंट का सत्यानाश हो गया। जो हमें टीचर की जरूरत थी, जो हमारे रीढ़ को मजबूत करने वाले एक वो वाला तंत्र है, उस तंत्र का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि आप कह रहे हैं कि जो अनट्रेंड लोग हैं वो क्या पढ़ाएंगे। अभी जैसे एक साथी ने कहा कि उनको भी आप ले लो, क्यों ले लो? उसको चेक करो, अगर वो अनट्रेंड है तो धक्का मार के भगाओ। आप उसको क्यों ले लेंगे? इसलिए कि वो किसी का साथी है और उसको नौकरी मिल गई? बिल्कुल भी नहीं। अगर नौकरी आपने ली है और आप अनट्रेंड हैं और किसी की पैरवी पर आए हैं और आप भविष्य चाहते हैं ठीक, तो उन लोगों को इमीडिएट निकालिए जो कि अनट्रेंड लोग आए हुए और किसी के रहमो करम पे आए, ऐसे लोगों को भगाएंगे। दूसरी बात, जैसे कहते हैं पीएचडी कर लिया, पीएचडी की स्थिति हम देखिए चंडीगढ़ में रहते हैं, कई यूनिवर्सिटी से हमारी बहुत कई लोगों अच्छे लोगों से बातचीत होती है। वहां भी जो डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं वो किस पोजीशन में ले रहे हैं? हमारे भी कई जानकार हैं जो डॉक्टरेट की उपाधि ले ले, उसको हमारे वो पत्रकारिता के वो लोग रहे हैं, उसको खबर बनाना नहीं आता था, वो कई जगह पर बहुत अच्छे जगह पर है। तो इसका मतलब हम क्या कहें कि जाकर के सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया। सबसे पहले तो जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं वो मजबूत हों। अगर आप लड़ाई मजबूती से लड़ सकेंगे तो सरकार को आप ये करेंगे। और अब तो आपके पास ऑप्शन है, अब सिर्फ आपके पास भाजपा ही नहीं, ये भी है वो भी है, तो इस तरह ऑप्शन भी तलाशने के, और जो ऑप्शन में आपका फेल होता है उसको जूते मार के बाहर कर देना चाहिए। तभी आप इस तंत्र को सुधार सकते हैं और तभी इसकी अच्छाई की बात कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि बस आप टीवी चैनल पे बैठ गए, 2-4 बातें अच्छी कर चले गए और यहाँ से बुआने वाले जैसे कह रहे हैं कि पढ़ाना पड़ता है। बिल्कुल, प्राइवेट कंपनी में उसका हड्डी चूस लिया जाता है, जैसे कि हम लोगों को भी पत्रकारिता में चूस लिया गया।
उसी तरह जो सरकारी तंत्र है वहां पे उसका हड्डी ने उसका पूरा मांस फल फूल रहा है, और उसके साथ साथ सरकार जो संरक्षण देने वाले लोग हैं वो भी फल फूल रहे हैं। जब तक ये कॉकस को आप नहीं तोड़ेंगे तब तक कुछ सुधार करने की बात मुझे नहीं लगता है कि बहुत जायज है। कुमार मधुकर जी बहुत गुस्से में हैं, क्योंकि जो सिस्टम है उस सिस्टम से व्यक्ति वास्तव में आम जनता या जो भी उस नजदीक से उस सिस्टम को देख रहा होता है वो आज त्रस्त है और फेडअप है, एक विकल्प की तलाश में लगा हुआ है। अगर मैं उनके शब्दों को जो अप्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष तौर पर मैं आपके सामने रखूं तो कुलभूषण भारद्वाज जी, आप कानूनी दुनिया से संबंध रखते हैं और लंबे समय तक आप इस सरकार के भाग रहे हैं, आप कार्यकारी अध्यक्ष भी थे भाजपा के गुरुग्राम में। और अगर मैं आपको यूं कहूं अपने दर्शकों की दृष्टि से तो कुलभूषण जी पिछले टर्म के जो शिक्षा मंत्री रहे हैं इस हरियाणा के बहुत नजदीकी लोगों में से थे, इनके ही घर अक्सर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। तो कुलभूषण जी, आप तो इतने नजदीक रहे हैं, इस प्रकार की खामियां एक प्रोफेसर जो एजुकेशन मिनिस्टर बनते हैं हरियाणा का और उनके कार्यकाल में इस प्रकार की गड़बड़ियां होती है, आपको लगता है कि ये सही है? और क्या आप ये मानते हैं आज जिस प्रकार से दीपक जी ने बहुत कंटेंशियस और तथ्यात्मक बातें कही हैं, क्या आपको लगता है कि ये अन्यायपूर्ण तरीका अपनाया गया है और अन्याय हुआ है सरासर इन लोगों के साथ? सुभाष जी, मैं जितना समझ पाया हूं जी, उसके मुताबिक मैं ये कह सकता हूं कि सारे प्रकरण के अंदर जो महत्वपूर्ण बात है वो आती है गुणवत्ता की। जी, आप अगर स्वयं जिस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया है या जिस पोस्ट पर आप हैं, अगर आप में उस पोस्ट के मुताबिक योग्यता नहीं है तो आप जो सामने चाहे कोई भी विभाग हो तो उसमें आप, अब ये शिक्षा का क्षेत्र है, जो छात्र हैं आप उनको क्या परोसेंगे, आप उनको किस प्रकार से परिपक्व करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो महत्वपूर्ण विषय ये है कि क्या मजबूरी है। अभी जैसा कुमार साहब कह रहे थे कि जब तक आप इस प्रकार के अयोग्य लोग जो कि गुणवत्ता को पूरा नहीं करते हैं, योग्यता को पूरा नहीं करते हैं, जब तक आप उनको निकालकर बाहर नहीं फेंकेंगे तब तक ये भाई भतीजावाद या ये जो अपने लोगों को समायोजित करने की प्रक्रिया है, एक तरह से ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये कहीं ना कहीं शिक्षा क्षेत्र के ऊपर भी कुठाराघात है। इसके अंदर इस प्रकार की जो अनियमितताएं हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। मगर मेरा सवाल ये है, आज आप बिल्कुल विद्रोही स्थिति पोजीशन में हैं, इस तरह के इशू को क्यों नहीं आप जैसे लोग टेकअप करते हैं और क्यों नहीं ऐसे लोग जो आज सड़क पर उतरे हैं, जो आज बच्चों के जीवन निर्माण की दृष्टि से अपना योगदान देने में व्यस्त जिनको रहना चाहिए, आज वो अपने भविष्य की चिंता करने के लिए ब्लैक डे तो कभी सड़कों पर उतरते हैं, कभी उन्हें ज्ञापन देना पड़ रहा है, कोई सिस्टम का कोई पार्ट आज उनकी सुनने को तैयार नहीं है। सुभाष जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। अभी पीछे आपने देखा होगा कि 134 के अंतर्गत जो बच्चे हैं उनको दाखिले की प्रक्रिया आज तक भी वो शुरू नहीं हो पाई है और केवल सरकार खाना पूर्ति कर रही है। अनेक पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन हुए, अभिभावकगण अपने बच्चों के साथ सड़कों पर उतरे, हम उनके साथ खड़े रहे, लेकिन सरकार के ऊपर जू भी नहीं रहेंगी और सरकार ने केवल एक अदालत का हवाला देकर, जिसमें कहीं पर कोई स्टे नहीं था, और अपना पल्ला झाड़ लिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, चाहे बच्चे अभिभावकों के रूप में हो, चाहे शिक्षक के रूप में हो, चाहे शिक्षार्थी के रूप में हो, दुर्भाग्य यह है कि उनको अपने इस जीवन के अंदर जो महत्वपूर्ण शिक्षा का क्षेत्र है उसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है और सरकारें मौन धारण करके बैठी हुई है। जी, अशोक वानीवाला जी, अशोक वानीवाला जी, जवाब दे रहा हूँ आप। हाँ जी, हाँ, प्लीज जी, जो बात कह रहे हैं, आपकी आवाज कम आ रही है। भारद्वाज जी जो कह रहे हैं जी हाँ, वो बात सही है, लेकिन भारद्वाज जी आज ये बात कह रहे हैं जब सरकार में उनका भागीदारी नहीं है। जी, आज हरियाणा के अंदर लगभग 57,000 कॉलेज स्कूल है जी, और 57,000 स्कूल के अंदर से आप ये देख लीजिए
कि मोर देन 60% स्कूल तो भाजपा के लोगों के ही है। अब ये जो लागू करवाना चाह रहे हैं कानून, वो कैसे लागू होगा? तो इसलिए वो, क्योंकि इसमें 20% फीस छोड़नी पड़ती है और 500 रुपया पर स्टूडेंट हरियाणा की सरकार को पे करना है, जो 3 साल से दे नहीं रही है सरकार। इसमें गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कंट्रीब्यूशन रहता है, जो ये गरीब जो बच्चे 134A के तहत। बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ, है ना, उसके अंदर 500 रुपए पर स्टूडेंट देना होता है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने, वो 3 साल से दे नहीं रही है। तो प्राइवेट स्कूल पढ़ाएंगे क्यों? चाहे वो कोर्ट में जाएं चाहे कहीं जाएं, पिछला पेमेंट दें पहले तो। क्योंकि मैं भी एक स्कूल चला रहा हूँ भिवानी के अंदर, एक कॉलेज चला रहा हूँ, तो मुझे उन सारी चीज़ों की बारीकियों का पता है। और अभी जो ये अधिकारी साहब कह रहे थे, हमारे जो पत्रकार साहब, उनकी बात भी सही है। एलिजिबल कैंडिडेट को आप ढूंढना चाहो तो ढूंढ नहीं पाओगे। हमारे यहाँ नेट क्वालिफाइड पीएचडी जो अप्लाई करता है, उसको सही मायने में एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी आती है। मेरे को जनरल सेक्रेटरी के रूप में जब वो एड्रेस करता है तो जी से शुरू करता है, जे से शुरू करता है, जनरल सेक्रेटरी नहीं लिखना आता है उसको, इंग्लिश की लेक्चरर को। तो ये तो हालात है एजुकेशन का। आप नेट क्वालिफाइड उसको बना कैसे रहे हैं, पीएचडी कैसे बना रहे हैं? तो जो डिग्री देने वाले हैं उनकी भी कमियां हैं कि वो किस तरह से डिग्रियां बांट रहे हैं, किस तरह से क्वालिटी मेंटेन कैसे करोगे आप? आपने यूजी नॉर्म्स तो बना दिए, लेकिन यूजी नॉर्म्स फिल करने वाले बहुत सारे लोग हैं। ये जो हड़ताल कर रहे हैं लोग, हमारे साथी, ये अपनी जगह ठीक है, ये अपनी डिग्रियां लेकर बैठे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन उनके पास भी नहीं है। जो सही मायने में गुणवत्ता की बात हो रही है ना, गुणवत्ता पूरी भी करना। हमारे यहाँ CBLU की एक टीम आ गई आदर्श महिला महाविद्यालय के अंदर, और एक लेक्चरर का इंटरव्यू किया। यूजी नॉर्म के अकॉर्डिंग हमने सारी भर्तियां की हुई थी। आप ये देखो कि 60% लेक्चरर रिजेक्ट हो गई। तो ये कारण क्या है? ये कारण ये है कि हम गुणवत्ता की जो बात कर रहे हैं, लेक्चरर्स में भी गुणवत्ता की एजुकेशन देने की क्षमता नहीं है। जी, सप्रा साहब जी, आपकी बात पर सप्रा साहब की प्रतिक्रिया जी। अभी बीच में मेरी बात रह गई थी, जब विधानसभा का चुनाव था तब उस टाइम इन्होंने ये सफल हो गए जी, 57,700 रुपए दिए जाए एलिजिबल कैंडिडेट्स को, और जो नॉन एलिजिबल है उनको 35,400 दिए गए। उसमें क्या हुआ, फिर जो पहले छोड़ के भाग गए थे ना, प्रिंसिपल ने उन्हें एडजस्ट करना शुरू कर दिया मिली भगत से। और जो नॉन एलिजिबल थे उन्होंने, अभी भवानी वाला जी बोल रहे हैं या मधुकर जी कह रहे हैं, उनको लिखना नहीं आता। ये जो नॉन एलिजिबल थे वो जी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से फर्जी डिग्री ले आए पीएचडी की, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। अब राजस्थान में कई 5 यूनिवर्सिटीज को अभी 20 दिन पहले हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने चिन्हित किया है और उनकी जांच हो रही है। ओपीजीआई यूनिवर्सिटी, सिंघानिया यूनिवर्सिटी, सनराइज यूनिवर्सिटी, 5 यूनिवर्सिटीज हैं। सारे वहां से जैसे आलू टमाटर बाजार में मिलते हैं ना, वैसे ही वो डिग्री ले आएगी बैक डेट में। तो वो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे? एंड दे आर गेटिंग 57,700। और ये जो बेचारे जो हापा है, ये दीपक जी जो बैठे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं, वेल क्वालिफाइड है, स्कॉलर्स हैं। और ये जो सारे ये पंजाब यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी, गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी, ये बेचारे घर में बैठे। लड़ाई तो सिर्फ यही है ना, लड़ाई यही है, जो फर्जी डिग्री लेके आ रहे हैं, दे आर गेटिंग 57,700, और इन बेचारों को जॉब नहीं मिल रही। नंबर 2, और ये अपॉइंटमेंट नहीं होने दे रहे एचपीएससी की। मार्च 2020 में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सैंक्शन की जी 2592 पोस्ट की नई अपॉइंटमेंट होगी, आज तक नहीं होगी, फाइल दबा दी गई। अब ये यही जो फर्जीवाड़ा हुआ है, ये जो एक्सटेंशन लेक्चरर्स जो कॉलेजों में काम कर रहे हैं, वो अभी 9 जनवरी से धरने में बैठे हुए हैं चंडीगढ़ पंचकुला में। अभी अरेस्ट हुए, अभी तो वहां पे उनका आमरण अनशन हुआ। और अभी पिछले सप्ताह जो हमारे ज्वाइंट डायरेक्टर हैं मिस्टर दीपक जी या डिप्टी डायरेक्टर सुविंदर जी, उन्होंने उनको विश्वास दिलाया है, हम आपकी मांगे पूरी कर रहे हैं, हम आपकी मांगे पूरी कर रहे हैं। जब उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी, मान लो वो चाहते हैं जी हमें तो हटाया ही ना जाए, हमें तो 58 ईयर्स तक रहने दिया जाए, या हमारी जो दूसरी डिमांड्स है वो पूरी की जाए। तो ये जो बेचारे जो वेल क्वालिफाइड जो यूथ है, जिन्होंने मेहनत करी है, जो पीएचडी है, नेट है, जो आज यूजीसी गाइडलाइंस पूरी करते हैं,
वो दे आर सिटिंग एट देयर होम, व्हाट विल हैपन? ठीक बात है। तो ये तो दीपक जी आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि वानीवाला जी ने जो बातें कही है कि नेट क्वालिफाइड भी जो लोग आते हैं वो भी एलिजिबल नहीं होते हैं, मतलब उनकी भी स्थिति बहुत दयनीय है, चिंताजनक है। कहने की बात ये है, क्या ये हकीकत है कि एक नेट क्वालिफाइड व्यक्ति क्या इतना डिग्रेडेड हो सकता है? मैं एक एजुकेशनिस्ट, मैं ये समझ सकता हूँ कि जो मेरी पढ़ाई लिखाई है, मैं ये सोचता हूँ कि अगर उसने नेट क्वालिफाई किया तो कम से कम वो व्यक्ति तो इतना डिग्रेड का तो नहीं हो सकता। सर मैं एग्री करता हूँ सर की बात से भी, पर सर जैसे कि आप जानते होंगे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर सपोज मैं किसी इंटरव्यू के लिए गया, हो सकता है कि उस 10 मिनट में मुझे जज करना पॉसिबल ना हो पाए, स्टेट ऑफ माइंड की वजह से, या कोई भी एक ऐसी चीज थी कि उस टाइम में अपने आप का अपना 100% नहीं दे पाए। तो एक तरफ से सिर्फ इस एक छोटे से टाइम पीरियड में किसी को कह देना कि भाई वो क्वालिफाइड नहीं होगा, ये भी गलत है। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, विद टाइम क्या होता है जैसे पीएचडी में इन्वॉल्व हुए, 5 साल के लिए रिसर्च में इन्वॉल्व हो जाता है पूरी तरह, तो उनका काफी टाइम से अपने सब्जेक्ट से एक लिंक हट जाता है और वो रिसर्च में लग जाते हैं। फिर होता है कि रैंडमली वो किसी चीज में गए, वो अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट होते हैं पर ओवरऑल सब्जेक्ट में वो कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं। ये पॉइंट्स कई बार आते हैं सामने से, ये इशू हो सकता है जो सर ने कभी फेस किया होगा इंटरव्यू होते। ओके, तो क्या इसीलिए आपकी एसोसिएशन की ओर से या आप जैसे लोगों की ओर से जो मांग की जा रही है कि एचपीएससी के माध्यम से जो प्रॉपर वे है अपॉइंटमेंट का, उसे ही अप्लाई किया जाए, उसी का ही अनुपालन हो इसमें? हाँ जी सर, उसके 2 रीजन है। एक तो आपको कॉलेजेस में वेल क्वालिफाइड टीचर आपको मिल पाएंगे, क्योंकि जो ये इशू था कि ये क्वालिफाइड है या नहीं है, तो एचपीएससी ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट ले लेता है कि नेट पीएचडी है, वो अपना खुद का एक एग्जाम लेता है, उस एग्जाम की कट ऑफ निकलती है, उसके बाद एक इंटरव्यू होता है, उसमें आपके जितने भी एकेडमिक स्कोर्स हैं वो जोड़ते हैं, तो एक पूरा पैटर्न होता है उसके अंदर, तो वहां से भी थोड़ा जजमेंट निकलता है कि भाई ये कैंडिडेट कितना स्कोर कर पाएगा। दूसरा रीजन सर, जो मैं इस चीज से पर्सनली जुड़ा हूँ, उसका रीजन ये है कि सर मैं प्राइवेट सेक्टर में इजीली काम कर सकता हूँ, मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ, मेरे 10-12 इंटरव्यू लिए जाते हैं, मैं क्वालिफाई करता हूँ। पर सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही कि सर डॉक्टरेट एक बहुत ही अच्छी डिग्री में माना जाता है, किसी को सम्मानित किया जाता है इस डॉक्टरेट डिग्री, और वो हरियाणा में। दीपक जी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, कितने लेक्चरर हैं जो क्वालिफाइड हैं और आप समझते हैं कि एलिजिबल हैं? आप बता दो, मैं उनको नौकरी दिलवाता हूँ। सर नॉट एन इशू, आप नंबर दीजिए सर, मैं आपको कैंडिडेट दूंगा सर। इतने हैं मुझे 12 आदमी तो इंग्लिश लेक्चरर चाहिए। ठीक है सर जी, इमीडिएट चाहिए। अगर नेट क्वालिफाइड है, पीएचडी है, अंग्रेजी विषय के हैं, तो मुझे तुरंत भेज दीजिए आदर्श कॉलेज में। मैं खुद बड़े संस्थान चला रहे हैं जी। चलिए सर, मैं खुद भिवानी से ही बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, और ये एक अच्छा डेवलपमेंट है आज की इस चर्चा का। बहरहाल मधुकर जी, दूसरा मुद्दा उठता है, एक तो फर्जी डिग्री है, इसके दो चीजें, एक तो यह है कि फर्जी डिग्री के आधार पर जिनकी नियुक्ति हुई है उसे हटाया जाना चाहिए। ये बेरोजगारी से रिलेटेड चीजें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति को शिक्षा की दृष्टि से उसकी भूमिका अदा करने के लिए नहीं दी जा सकती, ये अलाउड नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे तो पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद होती चली जाएगी हरियाणा की, अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो। दूसरा सवाल उठता है तौर तरीका, जिसकी ओर प्रोफेसर सुभाष सप्रा जी ने इशारा किया कि जो मॉड्यूल बनाकर दिए गए कि सबसे अधिक मार्क्स किसमें, तो इंटरव्यू में। देश के प्रधानमंत्री चिल्ला कर इस बात को हमेशा कहते हैं कि इंटरव्यू का मतलब है कि उसमें गड़बड़ियां जरूर होंगी, इसीलिए उन्होंने जो 4th ग्रेड के या 3rd ग्रेड की नियुक्तियों की दृष्टि से इंटरव्यू के सिस्टम को समाप्त करने की बात उन्होंने कही है। बहरहाल अच्छा कदम है, लेकिन अभी तक वो धरातल पर उतरता नहीं दिखता है। तीसरी बात ये जो इस ओर मैं इशारा करना चाहता हूँ और आपसे आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ कि वेतन का सवाल। क्या आपको लगता है कि हरियाणा में पिछले 7 वर्षों में, 7.5 वर्षों में जिस तरह से अन्य विभागों में भी वेतन की दृष्टि से जो बंदरबांट हुआ है, जो भाई भतीजावाद, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर लोगों की नियुक्ति करने की दृष्टि से कोई 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, अभी हमने सुना कि गुरुग्राम का जीएमडीए है, सफेद हाथी है, उसमें 25 से 27 ऐसे रिटायर्ड अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जिनको पेंशन भी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, बावजूद इसके वो 1 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख की तनख्वाह पर अभी रखे गए हैं।
तो क्या आपको लगता है कि यहाँ भी वही बंदर बांट करने की कोशिश की गई है? मधुकर जी, बंदर के हाथ में जब नारियल आ जाए तो पता नहीं कहाँ किसके सिर पे फोड़ दे, ऐसे ही कुछ स्थिति यहाँ पर है। जब भी कोई लोग लगा जाते हैं रिटायर होने के बाद, ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में, पहले भी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे या इसके पहले चौटाला जी थे, आप देखिए जितने भी IAS IPS कई ऐसे लोग हैं जो सबके सरकार में मलाई मारा उन्होंने। कभी हुड्डा जी के नजदीकी कहलाते थे, कभी वो चौटाला जी के नजदीकी कहलाते थे, आज खट्टर जी के नजदीकी कहलाते हैं। तो रिटायर होते हैं वो मलाई मारते हैं। दूसरी बात कि ये हक जो है इन राजनेताओं ने, जो असली लोग हैं उनका हक छीन रहे हैं। हक छीन करके जिसको एक जो बेरोजगार है और टैलेंट है उसमें, उसको आप सड़क छाप बना करके, और जिसने सड़क छाप बना दिया कईयों को, उसको आप डॉक्टरेट की उपाधि, असली डॉक्टरेट तो वही है जो सब सरकार में सबके नजदीकी हैं और बाद में वो नौकरी पा लेते हैं। आप देखिए कई IAS IPS आपको मिलेंगे जो कि हर एक सरकार में वो मौज मार रहे हैं, मस्ती ले रहे हैं, मलाई मार रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर पूछने जाइए तो उसका जवाब, क्योंकि सरकार है उसके पास में, वो कुछ भी कह देगा। जहां तक डिग्री की बात कही आपने, जिस देश में प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल खड़ा किया जाए तो आम आदमी की क्या स्थिति रहेगी। अब ये डिग्री का कौन विवेचन करे कि ये डिग्री असली है और सही है, नकली है, क्या है। जब चौटाला जी की सरकार होती थी तो मुझे याद है कि मैं जहां जितने भी यहाँ पे यूनिवर्सिटी थे मैं वहां पे गया था। यूनिवर्सिटी की हालत देखकर, खासकर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जब गया था, तो वहां जितने बच्चे रह रहे थे सबके कमरे में हमने देखा था कि क्या क्या असलहे क्या क्या थे वहां पे। मैं आपको बता रहा हूँ, जब सरकार थी उनकी और ML रंगा वगैरह वहां पे कुरुक्षेत्र में होते थे, इधर बांगड़ जी होते थे और एक कौन सिंह थे वहां। मतलब कुल मिलाकर के ये जो पढ़ाई वाला तंत्र है, जहां से जो रीढ़ है, जो हमारे बच्चों को बहुत आगे बढ़ा सकता है, जो इस देश का भविष्य बना सकता है, उसकी तो रेड़ पीट के रख दी पहले इन लोगों ने। इसलिए सपरा जी से मैं कहना चाहूंगा कि आप चाणक्य की धरती से हैं, यानी कि हमारे देश में चाणक्य, बौद्ध, तुलसीदास, रविदास, कई आए बौद्ध, काफी ऐसे लोग हैं जिनकी भाषा से लोग क्रांति करके निकले। और सपरा जी लोग रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन खोज रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि चाणक्य की भूमिका में आइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए और उसमें नैतिकता भरिए। नैतिकता भरकर ऐसे सरकारों को ऐसी जगह पर भेजिए रसातल में कि वो बाहर दोबारा ना दिखे सपरा जी। इसलिए एक्सटेंशन की लड़ाई नहीं, चाणक्य बनने की लड़ाई होनी चाहिए आप लोगों की। जी बिल्कुल सपरा साहब, बिल्कुल, और वही भूमिका अदा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका अदा कर रहे हैं सुभाष सपरा जी। कुलभूषण भारद्वाज जी, ये जो वेतन की विसंगतियां हैं आप देख रहे हैं, और किस तरह से मनमाने तरीके से, बिना किसी नॉर्म्स के, कोई आधार नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला जाता है, इस तरह का GO निकाला जाता है और दूसरे दिन से वो चीजें इंप्लीमेंट कर दी जाती हैं। और जो मैंने पहले मधुकर जी से जो सवाल किया था कि बहुत सारे ऐसे आपको विभाग दिखेंगे जिला लेवल पर और राज्य स्तर पर भी इसी तरह की स्थितियां बनी हुई, जिसको लेकर अभी विधानसभा में भी सवाल कल 2 दिन पहले उठे हैं कि जो मुख्यमंत्री सुशासन के नाम पर जिस तरह की नियुक्तियां हुई हैं, उनमें भी इसी तरह से वेतन दिए गए हैं, इसी तरह से बंदरबांट चल रहे हैं। आपको लगता है कि अब वो समय आ गया है इन चीजों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से कानून की दुनिया के आप जैसे लोगों को भी आगे आना चाहिए, जिससे दीपक जी जैसे लोगों को उनका भविष्य सुरक्षित हो और उनको लगे कि सही दिशा उनको मिल जाए, सही स्थान मिल सके? हरियाणा के अंदर जो आज स्थिति है, अली बाबा 40 चोर जी, और दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं कि अंधी पीछे कुत्ता खाए। आप देख लीजिए जिस प्रकार का वातावरण आज हरियाणा के अंदर बना हुआ है, चाहे वो कोई भी विभाग हो, कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। और सबसे अहम बात है कि आप चीख कर बोल रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर कि हम भ्रष्टाचार को हम समाप्त करेंगे, हम जो अनियमितताएं हैं उनको दूर करेंगे, हम जनहित के लिए काम करेंगे, लेकिन होश के उलट रहा है। अब आप करनाल का विषय उठाकर देख लो, मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र है करनाल, और वहां के सभी लोगों ने, मोजिज लोगों ने, पार्षदों ने बताया, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठियां तक लिखी कि यहाँ पर ये इतना बड़ा गोलमाल हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन परिणाम क्या निकला आपके सामने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हर व्यक्ति आज समाज से जुड़ा हुआ जो भी व्यक्ति है
वो आज संघर्ष कर रहा है, किस लिए? कि न्याय पाने के लिए। और जैसा कि अभी मधुकर जी ने कहा कि जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, हम सबको मिलकर समाज के अंदर एक नई क्रांति लाने की आवश्यकता है, और तभी हम जो गुणवत्ता है उसको हम स्थापित कर पाएंगे, और तभी हम जो साथी जो योग्य लोग हैं, आज स्थिति यह है कि चापलूस और चाटुकारिता के सामने योग्यता हाथ जोड़कर खड़ी है, त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही। मगर इसमें देखिए सामाजिक भूमिका, जब आपको लगता है कि तंत्र जो है चरमराने लगे, तो फिर कुछ ऐसे प्रोफेशन हैं, ऐसे सामाजिक ऐसे लोग होते हैं जिनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चाहे कानून की दुनिया के लोग हैं तो वो डूबती इतराती नाव को वो फिर किनारे लगा सकते हैं। जैसे प्रोफेसर सुभाष सप्रा, आज वो रिटायर्ड हैं, बावजूद इसके वो इन दीपक जी जैसे लोगों को न्याय दिलाने की दृष्टि से संघर्षरत हैं, तन मन और धन तीनों की दृष्टि से। दीपक जी, क्या आपकी जो इन लास्ट, अगर मैं आपसे जानना चाहूं, ये जो स्थिति बनी हुई है, आपकी अब डिमांड क्या है? सर, सबसे पहली डिमांड हमारी यही है कि जो पोस्ट निकलनी है एचपीएससी की वो रेगुलर निकले, जिससे कि एक सिस्टम के थ्रू एंटर हो सके कॉलेजेस के अंदर। सेकंड ये है कि सर सिर्फ इतने पे ही छोड़ देना काफी नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों ने जो एक्सटेंशन लेक्चर लगे हुए हैं, जिनने फेक डिग्रियां लेके किया है, इनने बहुत समय से सरकार का पैसा भी बर्बाद किया है और साथ के साथ बच्चों का भविष्य भी खराब किया है। तो उनकी भी जांच रुकनी नहीं चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि आगे से बच्चे और पेरेंट्स दोनों इस बात का ध्यान रखें कि वो जहां जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जिस कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, वहां पर उनके प्रोफेसर एलिजिबल हैं कि नहीं, वो उनकी डिग्रियां क्या है। ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी आगे देखना पड़ेगा कि जिनसे वो पढ़ रहे हैं कि वो कितने एलिजिबल है उन्हें पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक टीचर का असली जजमेंट बच्चे ही कर पाते हैं, शायद वो 5 या 10 मिनट का इंटरव्यू नहीं कर पाए। जी, मगर जांच की बात जो आपने की, तो पिछले दिनों भी जांच के आदेश दिए गए थे और संभवतः आपके एसोसिएशन या आप लोगों की ओर से ये आवाज उठाई गई थी कि जिन पर आरोप लगे हैं, जो इस प्रकार की खामियों के पार्ट रहे हैं, उन्हें ही दारोगा बना दिया गया। तो उनसे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि उनसे तो कोई ईमानदारी या ईमानदार जांच की उम्मीद की जा सकती है। सर, उसका एक एग्जांपल देता हूँ। 2020 में सर कमेटी बनी थी, सेम यही कमेटी बनाई गई थी, जिसमें से इनकी पीएचडीओ की यही कोर्स वर्क की और जो जितनी डिटेल है उनकी जांच करनी थी। वो कमेटी बनी और उसके ऊपर भी सभी प्रिंसिपल्स को बोला गया कि वो रिपोर्ट तलब करेंगे। डीएचई हरियाणा ने उन सभी प्रिंसिपल से रिपोर्ट्स ली। अब वही बात है कि उन प्रिंसिपल्स ने उन्हें लगाया था तो उन्हें अपने हिसाब से रिपोर्ट दी। उन रिपोर्ट्स को सर जब हमने आरटीआई के थ्रू मांगा तो सबने हमें आरटीआई से दिया नहीं। इवन डीएचई में भी मैं सेकंड अपील तक जा चुका हूं, उन्होंने मुझे आज तक वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी है, पर कुछ कॉलेजेस के प्रिंसिपल ने वो डॉक्यूमेंटेशन हमें दी है। और इवन उस टाइम के जो आईएएस ऑफिसर थे अंकुर गुप्ता, उनका लेटर है मेरे पास, उन्होंने खुद इस बात को माना है कि इस पूरे सिस्टम में एम्बिग्यूटी रही है और इसके रिगार्डिंग उन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा को भी लिखा है कि इनकी जांच होनी चाहिए। अब क्या हुआ सर, ये दोबारा लेटर निकाल दिया कि दोबारा जांच की जाए, तो हम इस बात को कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि जिन्होंने इन्हें लगाया है, या फिर कहा जाए कि चोर अपने आप को चोर क्यों कहेगा, तो वही स्थिति यहाँ पर हो गई है। तो हम चाहते हैं कि कोई इंडिपेंडेंट बॉडीज की जांच करे, जो निकलता है वो हमें फिर स्वीकार होगा। जी, अशोक बानीवाला जी, विपक्ष की भूमिका इसमें क्यों गौण है? विधानसभा का सत्र जारी है, क्या आप अपने पार्टी लेवल पर अपने नेताओं से, अपने विधायकों से इस तरह की कोशिश करने की बात कर सकते हैं कि वो विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर सरकार का घेराव करे और सरकार को इस हालत में खड़ा करे कि जिससे कि इनके साथ न्याय हो सके, कम से कम इस मुद्दे पूरे मामले की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो सके। चाहे आप हरियाणा स्टेट की किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी से करा सकते हैं, कोई एसआईटी गठित हो सकती है, चाहे विधानसभा की बहुत सारे ऐसे मुद्दे में विधानसभा की समितियां भी गठित करने की मांग की जाती है विपक्ष की ओर से। क्या ये स्थिति बन सकती है जिससे कि एक संतोष मिले दीपक जी जैसे लोगों को और उनकी आंदोलन को एक किनारा मिल सके? एक्चुअली सुभाष जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा तो हम अच्छे देश का निर्माण कर पाएंगे। लेकिन हालात इतने खराब हैं। अभी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एक स्कीम निकाली जबकि कोविड हरियाणा में ख़त्म हो गया कि बच्चे ऑनलाइन पेपर देंगे या ऑफलाइन पेपर देंगे,
तो हर कॉलेज में ये हाल है पूरे स्टेट के अंदर। मोर देन 60% बच्चों ने अप्लाई कर दिया कि हम ऑनलाइन पेपर देंगे। तो आप ये देखिए कि बच्चों की जो मेंटलिटी है वो भी इस तरह की है कि हम पढ़ना नहीं चाहते और पढ़ने के लिए हम घर से ही पेपर देना चाहते हैं और ऑनलाइन पेपर दे देंगे। तो वो ऑनलाइन पेपर देने का क्या मतलब है कि वो पढ़ना नहीं चाहते और नकल मार के पास होना चाहते हैं। तो मेरा ये है, इसमें सिस्टम की कमी है और सिस्टम जब फर्स्ट स्टेज पे ही खराब हो तो आप डिमांड करते रहो। अभी एक मेरा बयान 4 दिन पहले ही छपा है आपके कई अखबारों में। हमने टीचरों की कमी की बात की है कि गवर्नमेंट के स्कूल्स में कितने कितने टीचर किस किस शहर में वैकेंट पड़े हैं, कितने स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है, कितनी सारी। तो हमारा एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा, सभी पॉलिटिशियंस ने उसको शेयर भी किया। तो हमने आरटीआई से वो इंफॉर्मेशन मांगी थी। इसी तरह से हमने यूनिवर्सिटी की भी मांगी है। तो आप ये देखो कि अगर दीपक जी हमें सपोर्ट करें तो हम इस आंदोलन में हम लोग उनका पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन जितने लोगों को हम खुश करेंगे उससे ज्यादा लोग नाराज भी कर देंगे। ये वोट की राजनीति है। नहीं पुश यही सवाल है। ये एक बड़ा सवाल होता है राजनीतिक लोगों के लिए, उनकी चाहे वो कंपल्सन हो, उनको लगता है। लेकिन क्या आप किस प्रकार के समाज निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं? हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने के बाद हरियाणा की जो वर्तमान पीढ़ी है या आने वाली पीढ़ी है, वो आप किस प्रकार का निर्माण आप करना चाहते हैं? मतलब उसको आप कैसे स्किल्ड आप बनाएंगे अगर आप शिक्षा की दृष्टि से फॉर्म डिसीजन लेने के हालात में अगर नहीं है तो? देखो, ये लेमैन का फर्ज है, हर आदमी का फर्ज है कि हम अच्छा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट करें। और हर आदमी का, जब हम अच्छा आदमी क्रिएट करेंगे, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। अभी हरियाणा की सरकार ने 75% नौकरी देने की बात की और खुद ही अपने आदमियों के थ्रू कोर्ट में जाके खड़े हो गए हैं। तो क्या है ये इसलिए है क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को एक अच्छा स्किल्ड आदमी चाहिए अपनी फैक्ट्री में रखने के लिए, और स्किल्ड आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, जबकि प्रधानमंत्री जी ने स्किल्ड के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। बट हरियाणा में आप पूरे स्टेट में आप देख लीजिए कि कितने स्किल्ड कॉलेज खुले हैं आज तक। मैंने खुद ने आदर्श मिला कॉलेज में 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है। आज तक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने उसकी अप्रूवल नहीं दी है। तो आप इधर को 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल से अप्रूवल नहीं मिली है। तो स्किल्ड की बात जहां हम करना चाहते हैं, स्किल्ड की बात भी नहीं हो पा रही है। तो सारी सिस्टम में खामियां है। हम लोग शोर मचाते रहे, दीपक जी शोर मचाते रहे, किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। बहरहाल कहा यह जाता है भुवानी वाला साहब, बात सवाल ये उठता है कि अगर इस सरकार की ही बात हम करें, जैसा आपने कहा कि पॉलिटिकल कंपल्सन है, मैं याद दिलाऊं कि आप इस सरकार के आने के बाद, आपकी सरकार के जमाने में जो नियुक्तियां हुई थी फिजिकल टीचर्स के रूप में, आपने उसको हटाने में, चाहे आधार आपने कोर्ट के डिसीजन को माना, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की, क्या की नहीं की, वो अलग एक इशू है। लेकिन इस सरकार ने उन सारे फिजिकल टीचर्स को सड़क पे उतार दिया। आज उन्हें इतने सालों बाद नौकरी करने के बावजूद उन्हें अयोग्य ठहराकर उन्हें बाहर कर दिया, और आज भी वो आंदोलनरत हैं। उसको लेकर कोई बात नहीं सोची इस सरकार ने कि उससे हमें राजनीतिक नुकसान हो सकता है। लेकिन जब एक एलिजिबल लोग अपनी मांग कर रहे हैं और जेन्युइन मांग कर रहे हैं और वो ये नहीं कहते हैं कि आप मुझे सीधी भर्ती उस तरह से कर दें जिस तरह से आपने नॉन एलिजिबल लोगों की है। ये कहते हैं कि जो प्रॉपर तरीका है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, जो आप विधानसभा से आपने पारित करके जिस एक बॉडी आपने गठित की है, ऑटोनोमस बॉडी एचपीएससी आपने गठित की है, उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, वर्षों से मानदंड है, उसके अनुसार आप क्यों नहीं करना चाहते? क्या दिक्कत है? तो इस तरह की बात और इस तरह की वकालत करने से विपक्ष को आखिर क्यों परहेज हो सकता है? ये विपक्ष तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन पक्ष जो है वो भी तो करे कुछ। आज तो ये सरकार ऐसी सरकार है, भाजपा की सरकार अपने आप क्वेश्चन क्रिएट करती है और अपने आप उत्तर दे देती है। आप अपोजिशन से सारी उम्मीदें क्यों कर रहे हैं? कुछ सरकार से भी मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस इशू को ईमानदारी से तो एक बार उठाने की जरूरत है। हमारे पत्रकार साथी बैठे हैं, ये पत्रकार
साथी जो लाल हो रखे हैं, गुस्सा हो रखे हैं, उनका कारण यही तो है कि सिस्टम को बदलना ये भी चाहते हैं। लेकिन क्या है कि मोर देन 80% जो लोग इन्हीं के कैटेगरी के, आपकी कैटेगरी के लोग भी तो जी हजूरी में खड़े रहते हैं। और कोई एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ बैठा रहता नहीं। आपने आरोप की जो बॉल है ना वो आपने खिसका दिए हमारी तरफ। मैं तो उदाहरण हमने दिया मधुकर जी, आपकी तरफ नहीं डाल रहा हूँ मैं। पत्रकारों ने दलाली तो शुरू 80% नहीं करी है जी। पत्रकारों की 80% लोग जी 80% लोग इस सिस्टम में, पत्रकारों की दलाली आज से नहीं है। जब नारद मुनि पत्रकार होते थे वो भी कहाँ जाके क्या करते थे। तो ये तो हमारे यहाँ आ रहा है, होता रहा, और ये जो है और बढ़ता चला जाएगा। जो हालात हैं नहीं इतनी ज्यादा नहीं अभी। पहले क्या था, पहले क्या था कि जो पत्रकार दलाली करते थे ना तो वो पत्तल पे खाना पसंद करते थे। अब वो सोने की थाली में खाना पसंद करते हैं। ये फर्क पड़ गया है। तो अगर पत्तल की थाली में आज भी तो आप थोड़े साफ शब्दों में कहिए कि आप जैसे उद्योगपति के बराबर की सुविधा वो भी भोगना चाहते हैं। ये एक अलग इश्यू है। बिल्कुल ठीक बात है। मधुकर जी, मेरा सवाल है बहुत माकूल इस बात की। मैं सोचता हूँ कि ईमानदारी से, ठीक है, भवानी वाला जी कह सकते हैं कि एक पॉलिटिकल लीडर का एक अपना एक कंपल्सन है, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन दीपक रोहिला जैसे लोगों की क्या मजबूरी, उनको क्यों आप मजबूर हालत में आपने रखा है? उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है, जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने अपने टाइम का, अपने एनर्जी का, अपने पैसे का, अपने सब कुछ अपनी तेजस्विता का किया है, आपने फिजिकल टीचर्स को, हजारों फिजिकल टीचर्स को आपने एक झटके में कोर्ट के निर्णय को आधार मानते हुए आपने बाहर कर दिया। तब तो आपको नहीं लगा कि अगर हम इनको सड़क पर उतार देंगे, स्कूल से बाहर कर देंगे, 20-20 साल काम करने वाले, 15 साल काम करने वाले उन टीचर्स को आपने बाहर कर दिया। तो आज क्यों नहीं ईमानदारी की बात, इस दृष्टि से योग्य टीचर की बात मैं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कहता, जैसे दीपक जी ने कहा कि ये बहुत सही बात है कि ये नहीं कह रहे कि आप मुझे सीधा इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं गवर्नमेंट का पक्ष भी नहीं ले रहा हूँ। और जो एलिजिबल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको नौकरी की कमी नहीं है। ये मैं सही बता रहा हूँ आपको। नहीं, ये अलग बात है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में वो सरकारी में नौकरी करना चाहते हैं, वो प्रॉब्लम है। नहीं, लेकिन जिस चीज के लिए एलिजिबल है, पोस्ट भी वैकेंट है, बहुत पैसा है, पोस्ट भी नहीं। सवाल उठता है जस्टिस का, न्याय का। प्रक्रिया जो अपनाई गई है संवैधानिक तरीके से, जो एस्टेब्लिश्ड है, वेल सेट प्रोसेस है, उस प्रोसेस को सरकार आखिर क्यों नहीं अपनाती है? सपना साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी। आप अपनी आवाज आप अनम्यूट कर ले, माइक जी। मैं भवानी वाला जी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ जी। बिकॉज ही इज पॉलिटिशियन, तो ये यही बात कर रहे हैं भाई, चलो वोट हो सकता है ज्यादा वोट नाराज हो जाए। जी। नंबर 2, फिर उन्होंने ये बात बोली भाई जो वेल क्वालिफाइड है उसके पास नौकरी की कमी नहीं है जी। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों सहमत नहीं हूँ? अब देखो, नकली डिग्री वो पीएचडी के लेके दे आर गेटिंग 57,700 और फिर वो जॉब नहीं आने दे रहे, अपॉइंटमेंट। यानी जो एचपीएससी की जो जॉब्स हैं, जो वैकेंसीज हैं, उसको एडवर्टाइज नहीं होने दे रहे। 2 साल से दबी पड़ी हैं फाइलें। अभी जो हमारे एसीएस महोदय, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, भाई हम रेगुलर भर्ती करेंगे, एंड दे आर सिटिंग इन चंडीगढ़, पंचकुला। पिछले 2 महीने से आमरण अनशन चल रहे हैं। तो जो क्वालिफाइड है वो बेचारे के पास जॉब है कहाँ पर? वो कहाँ पे जाएगा? अब हरियाणा छोड़ के वो उड़ीसा में जाएगा, या पंजाब में जाएगा, या लुधियाना में जाएगा, या बेंगलोर में जाएगा? ऐसी बात नहीं है। बट वो इसलिए थोड़ा जाएगा भाई हमें बाहर जाना है, भाई यहाँ पे तो जो नॉन एलिजिबल है वो काम करेंगे, या जो फर्जीवाड़ा है, या जो नकली डिग्री है, सरकार ने उनको पूरा मतलब वो दे रखी है, जिम्मेवारी, अधिकार दे रखा है। तो जो वास्तव में जो एलिजिबल है वो उनको दे हैव राइट, वो सिर्फ यही तो डिमांड कर रहे हैं, हमें सिर्फ जस्टिस दे दो, आप हमारी रेगुलर भर्ती कर दो, जो नॉन एलिजिबल है उनको हटा दो, वी आर क्वालिफाइड। नॉन एलिजिबल काम कर रहे हैं, दे आर एमएससी, पीजी है सिर्फ, और जो उसी सब्जेक्ट में जो पीजी है, जो नेट है, जो यूजीसी गाइडलाइंस कर रहे हैं, 5-7 सालों से वो घरों में बैठे हैं, ओवर एज हो रहे हैं, या कोई मेरठ में जॉब कर रहे हैं 15,000 रुपए में, कोई जलंधर में, मैं आपको लिस्ट देता हूँ, 25,000 में, 20,000 में जॉब कर रहे हैं, राजस्थान में जाके प्राइवेट कॉलेजों में जॉब कर रहे हैं 20-20,000 में।
जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जिन्होंने पीएचडी करी है या नेट क्वालिफाइड है, दे आर टॉपर्स फ्रॉम दी यूनिवर्सिटीज है। तो जब जॉब होगी नहीं तो उनके पास जॉब की कमी तो है ही है। मैं तो सर आपकी बात का ये जवाब दे रहा हूँ। अब मधुकर जी, सवाल उठता है क्योंकि दीपक जी की डिमांड बिल्कुल जेन्युइन नहीं लगती है कि वो ये कहते हैं कि भाई जो सेट प्रोसेस है, सरकार ने ही सिस्टम बनाया है एचपीएससी का, आप उसके तहत, उस प्रक्रिया के तहत आप आखिर नियुक्ति क्यों नहीं करना चाहते? क्यों सरकार एडमेंट है इस मुद्दे को लेकर? क्यों अरियल रवैया अपनाए हुए है और इस तरह से लुका छिपी का खेल कर रही है? देखिए, सरकार की जहाँ तक स्थिति, सरकार को कुछ नहीं चाहिए, नेक्स्ट सरकार कैसे बनेगी उसके बारे में चिंता होती है जी। आपको नौकरी मिले ना मिले, उसकी तो नौकरी पक्की है वहाँ पे। 5-7 साल में इतनी कमाई हो जाएगी कि 10-20 पुस्त तक कोई करने की कुछ जरूरत ही नहीं है जी। आप देखिए कि चाहे पंजाब में ले लीजिए, चाहे हरियाणा में ले लीजिए, और भी स्टेट में लीजिए, सेंट्रल लेवल पे ले लीजिए, चुनाव के ठीक पहले भर्तियां, कुछ समय पहले भर्तियां निकाली जाती है। चाहे हरियाणा में ले लीजिए, चाहे आप पंजाब में ले लीजिए, या कहीं भी लीजिए, और जैसे चुनाव खत्म होकर के उसके बाद सरकार बनती है तो कोई ऐसा मसला आ जाता है कि वो भर्ती कैंसिल। आप देख सकते हैं रेलवे वाले में जो कांड हुआ, कब उसका पेपर हुआ, कब रिजल्ट निकाला, कितने लोगों की जो है एज खत्म हो जाने के बाद वो मार रहे हैं हाथ पैर इधर। यहाँ भी आप देखिए कि पुलिस की भर्ती निकाली गई थी, कहा कि पेपर लीकेज के कारण इसको भी कैंसिल। पंजाब में भी चुनाव से पहले भर्तियां निकाली गई थी पुलिस की, वो भी कैंसिल। तो कैंसिल का मतलब आखिरकार ये कैंसिल क्यों हो जाते भाई? इसका मतलब है उसका कोई इससे संबंध नहीं है कि समाज को हम क्षमतावान बनाएं, समाज को हम ताकतवर बनाएं, उससे कोई मतलब नहीं। उसको वोट कहां से मिलती है। अभी हमारे कुछ साथी कह रहे थे कि विधानसभा में बात उठनी चाहिए, समितियां बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आज तक लोकसभा और विधानसभा में जितनी बातें उठी हैं वो आईवास के अलावा उसका कुछ नहीं हुआ आज तक। आप बताइए कि विधानसभा में या लोकसभा में ये बात उठी और उस पर कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई क्या होती है? समितियां बना दो। कितनी समितियां ऐसी हैं जो बना करके कूड़े के ढेर में गोबर बना के छोड़ दिया उसको? क्या मतलब है? जब तक आप किसी आंदोलन को जनता से नहीं जोड़ेंगे, जब तक जनता के बीच में यह विश्वास पैदा नहीं करेंगे कि हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तब तक आप किसी भी लड़ाई को सरकार के साथ नहीं लड़ सकते। सरकार के पास वो तंत्र है कि वोट के टाइम में उसको सब कुछ दिखा देना है, बाद में फिर वही होना है जो अभी भी हो रहा है। तो इसलिए लड़ाई लड़ने के लिए आपको जनता के बीच में, जनता के साथ मिलकर के काम करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो इसी तरह हम भटकते रहेंगे, अटकते रहेंगे। जैसे अभी हमारे भुवानी वाले जी ने कहा कि सरकारी में भी ऑप्शन नहीं है और भी बाहर ऑप्शन है। मैं कहता हूं कि नौकरी की गारंटी कहां है? 35 साल, 40 साल, 45 साल में उसके जितने भी हड्डी और खून है वो चूस लिए जाते हैं गैर सरकारी संस्थानों में, और उसको भगा दिया जाता है। और उस टाइम भगाया जाता है जब उसको बेटी की शादी करनी होती है, जब उसको बेटी को पढ़ाना है, बेटा को पढ़ाना है, उस टाइम उनको बाहर कर दिया जाता है, ना घर के ना घाट के, कुत्ते जैसी उसकी स्थिति हो जाती है। ऐसे में सरकार की सरकारी नौकरी की जो नौकरी की गारंटी है, जो पेंशन की गारंटी होनी चाहिए था, पहले के लोग मूर्ख नहीं थे कि जाकर के किसी सरकारी नौकरी को पेंशन दिया जाता था। जब तक आप उसकी गारंटी नहीं लेंगे तब तक इसका कुछ भी नहीं होने वाला है। सरकार कुछ भी करती रहे, मनोभावन चीज सुनते रहिए। और फिर मैं एक बार कहना चाहूंगा कि आपने जो आज सरकार जिसकी हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा था कि मुझे राम मंदिर चाहिए, हमने पहले कहा था 370 चाहिए, तो ये सब आपको मिल चुका है। इसलिए नौकरी की लड़ाई मत करिए, आप मंदिर की लड़ाई करिए, तभी आपका जीवन जो है ठीक रहेगा। जो अब तक हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, हमें टाइम दिया जी। दीपक जी, मैं इस नोट्स के साथ आज इस कार्यक्रम को विराम दूंगा कि कल आपके भिवानी क्षेत्र के सांसद जो हैं धर्मवीर जी, उन्होंने कल पार्लियामेंट में, लोकसभा में 0 आवर के दौरान ये एक मुद्दा उठाया विशेष चर्चा के तहत कि उनके इलाके के, हरियाणा के बहुत सारे ऐसे युवक हैं जो 2 साल में आर्मी में भर्ती नहीं हो पाई, डिफेंस के क्षेत्र में जो भर्तियां नहीं हो पाई आयोजित, उसी कारण से वो ओवर एज हो गए। तो इसलिए उनको कम से कम 2 से 3 साल का और मौका मिलना चाहिए। तो जब वो इस तरह की चिंता कर रहे हैं तो आप जैसे शिक्षित लोगों की चिंता आखिर क्यों नहीं वो करना चाहते? ये बहुत
चौंकाने वाली स्थिति है वास्तव में राजनीतिक क्षेत्र की दृष्टि से। बहरहाल आपसे एक बहुत छोटी सी आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं कि नटसेल नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? सर एक चीज तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि जैसे हम पढ़ने में रहे, हमने अपनी ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी की, तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें रोड पे भी इस टाइप से एजिटेशन करना पड़ेगा। तो जब हमें पता लगा कि जैसे अभी अशोक बानीवाला जी ने कहा कि सब हर पॉलिटिकल पार्टी नंबर गेम देखना चाहती है, ठीक है, आज उन्हें वो 2000 एक्सटेंशन लेक्चरर दिखते हैं पर 10 या 20,000 वो बेरोजगार नहीं दिखते, तो हम उन्हें वही दिखा के आना चाहते हैं वहां पर कि इनसे बड़े नंबर हमारे पास हैं, क्योंकि हमें पता है कि पॉलिटिक्स सिर्फ नंबर गेम सुनेगी, वो हमारा मुद्दा नहीं सुनेगी। पहले हम नंबर लेके जाएंगे, उसके बाद वो हमसे हमारा मुद्दा सुनेगी। तो इसलिए एक रीजन है कि हम मास लेवल पे सभी यूनिवर्सिटीज को कलेक्ट करके कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो कल हमारा मुद्दा है डायरेक्टर हायर एजुकेशन या सबसे मिलने का, यही है उनको एक संकेत देना है कि आप अपने रेगुलर प्रोसेस पे करिए, बैकडोर एंट्रीज हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अगर आप इस टाइप की कोई प्रतिक्रिया करते हैं तो आप ये फर्स्ट टाइम देखेंगे कि हमने प्रोटेस्ट का काउंटर प्रोटेस्ट किया, वरना आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्रोटेस्ट पे बैठा था उसके काउंटर प्रोटेस्ट में कोई गया। हमने फर्स्ट टाइम ये किया कि हम काउंटर प्रोटेस्ट भी करेंगे, क्योंकि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी गलत है, अगर वो चीज गलत कर रहे हैं तो उसको भी ठीक करना हमारा फर्ज है, ठीक है। तो इसी बात के लिए हम कल जाएंगे, हम 21 तारीख को और ब्लैक डे मनाएंगे और उन्हें पूरी तरह से बताएंगे कि अगर नंबर गेम वहां है तो यहाँ जी। चलिए, अब आज इस चर्चा को हम यहीं विराम देना चाहते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपकी लड़ाई जो है बिल्कुल किनारे लगे और आपको न्याय मिले और वास्तव में हरियाणा की जो शिक्षा है उसकी गुणवत्ता को ऊंचा उठाने की दृष्टि से ये सरकार गंभीरता से सोचे और आप जैसे लोगों की मांग पर पूरी तरह उस पर अमल हो। एक जो सेट प्रोसेस है एचपीएससी के माध्यम से इस पोस्ट पर भर्ती की जाए, जिससे वास्तव में शिक्षा को आगे बढ़ाए जाने की बात हो सकती है। लगातार जो आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसकी बात प्रधानमंत्री करते हैं और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री भी करते रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि उस पर कुछ वो अमल करेंगे आने वाले समय को लेकर, क्योंकि उसमें शिक्षकों की गुणवत्ता पर भी बहुत ज्यादा जोर दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी। तो इसलिए इस उम्मीद के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मधुकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर साहब, सप्रा साहब आपका भी धन्यवाद और दीपक जी आपका भी शुक्रिया, और जो अन्य गेस्ट हमारे साथ जुड़े थे, अशोक बानीवाला जी, कुलभूषण भारद्वाज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।